हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आ गई हूँ आपके साथ जुड़ने के लिए फ्लैशबैक सीरीज में। आज का हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। मैंने मेरी फ्लैशबैक सीरीज में नेशनल इनकम के चारों जो यूनिट्स में जो चैप्टर वाइज 4 टॉपिक थे वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाइए, वीडियोस देखिए और मैं आगे आज का वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। आज मैं यूनिट 2 स्टार्ट कराने वाली हूँ जो है मनी एंड बैंकिंग। उसमें 2 चैप्टर हैं, फर्स्ट इज मनी और सेकंड इज बैंकिंग। तो हम आज मनी पढ़ेंगे और बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा कुछ है नहीं इन डिटेल चैप्टर में पढ़ने के लिए, इजिली आपको समझ में आ जाएगा। तो हम मनी को आज के ही इस वीडियो में ही कंप्लीट कर देंगे, बाकी क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ है नहीं चैप्टर में। तो शुरू करते हैं कि मनी क्या होता है। तो मनी सब कुछ होता है एक्चुअली। मनी है तो हमें समझ में आता है कि किस तरीके से चीजें वर्क करती हैं। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो वही आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि आपको ये लाइन से भी समझ में आया होगा, तो मनी क्या है? एनीथिंग विच इज जनरली और यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड द लास्ट वन स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। तो कुछ भी जो इन फंक्शंस को परफॉर्म करता है वो मनी है। ओके, इसके अलावा मनी के कुछ फंक्शंस होते हैं, वो क्या होते हैं वो मैं आपको रिटर्न में समझाऊंगी। और मनी सप्लाई किस तरीके से वर्क करता है, क्या काम करता है, वो भी मैं आपको रिटर्न करके ही बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग मनी से। मीनिंग क्या है मनी की? एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। कोई भी ऐसी चीज जो जनरली एक्सेप्टेबल है, इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है, वो मनी है। ओके, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए, मेजर ऑफ वैल्यू होना चाहिए, स्टोर ऑफ वैल्यू होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट होना चाहिए। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है वो पेमेंट्स जो हम फ्यूचर, किसी भी स्पेसिफिक फ्यूचर डेट के लिए रखते हैं और कभी करते हैं। तो मनी ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। मनी के फंक्शंस क्या होते हैं बच्चों? मनी के फंक्शंस को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है प्राइमरी फंक्शंस और सेकंड है सेकेंडरी फंक्शंस की। तो प्राइमरी फंक्शंस जो मनी परफॉर्म करता है उसके मेजर फंक्शंस है, और सेकेंडरी जो डेरिवेटिव फंक्शंस है, हम लोग बोल सकते हैं प्राइमरी को ही कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो प्राइमरी से ही रिलेटेड है सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शंस बच्चों मनी के 2 होते हैं, फर्स्ट है मीडियम ऑफ एक्सचेंज और सेकंड है मेजर ऑफ वैल्यू। इधर सेकेंडरी में फर्स्ट है स्टोर ऑफ वैल्यू और सेकंड है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। पहले हम लोग समझते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी का वो फंक्शन है जब हम किसी भी गुड्स या सर्विस को परचेज करें और हम मनी को दें और वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, उसमें हमें किसी भी कोई भी नानुकुर नहीं होगा, कुछ मना नहीं किया जाएगा, वो मनी है। तो वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का फंक्शन परफॉर्म करता है। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब है जैसे हम लोग लिक्विड को लीटर और ग्राम केजी में हम लोग कमोडिटीज को मेजर करते हैं, वैसे ही मनी से हम लोग कमोडिटीज और सर्विसेज की वैल्यू मेजर करते हैं। सेकेंडरी में स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब है आप मनी को स्टोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टोर करने में, वो पेरिशेबल नहीं होता, तो आप मनी को इजिली स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। तो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब है आप मनी को किसी भी स्पेसिफिक फ्यूचर डेट में पेमेंट कर सकते हैं, 10 साल, 5 साल, 8 साल, कोई टाइम लिमिट नहीं, आप कभी भी पे करिए, मनी की वैल्यू मनी की ही वैल्यू होती है। तो ये थे हमारे मनी के फंक्शंस और मनी की मीनिंग। अब हम आ जाते हैं मनी सप्लाई पे। व्हाट इज मनी सप्लाई? दिस रिफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी पब्लिक के पास होता है उसे ही हम इकोनॉमी की मनी सप्लाई कहते हैं। मनी सप्लाई के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, M1, M2, M3, M4। ये 4 कंपोनेंट्स को मिलाकर मनी सप्लाई बनता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि मनी सप्लाई के वो जो कंपोनेंट्स थे उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। M1 के अंदर करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद कॉमर्शियल बैंक्स प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI, ये तीनों को ऐड करके M1 बनता है। करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक आप समझ ही गए होंगे, जो भी पेपर नोट्स और कॉइन्स पब्लिक के पास है, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद कॉमर्शियल बैंक्स, जो भी पैसा जनता ने जमा किया हुआ है कॉमर्शियल बैंक्स के पास, और थर्ड अदर डिपॉजिट्स विद RBI, या हमने RBI के साथ कोई डिपॉजिट्स किए हुए हैं तो वो सब M1 के अंदर आ जाते हैं। सेकंड इज M2। M2 में M1 आता है प्लस सेविंग्स विद पोस्ट ऑफिस बैंक। बहुत सारे लोग करते हैं ना पोस्ट ऑफिस के साथ सेविंग्स, तो आपने सुना होगा, तो वो M1 प्लस सेविंग्स विद पोस्ट ऑफिस बैंक। M1 इसलिए लिखा है क्योंकि M1 के ये तीनों कंपोनेंट्स ये तो M2 में आते हैं, साथ में ये एक और एडिशनल कंपोनेंट है जो M2 के अंदर आ जाता है। M3 में M1 आता है प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स आते हैं। M1 तो आता ही आता है, मतलब अगेन ये सारे कंपोनेंट्स तो आते ही आते हैं, प्लस इसमें एक नेट टाइम डिपॉजिट्स ऐड हो जाते हैं। नेट टाइम डिपॉजिट्स का मतलब होता है जैसे हम बैंक्स के साथ FD करवाते हैं, RD करवाते हैं, जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बैंक के पास जमा हो जाती है, तो उसे हम नेट टाइम डिपॉजिट्स कहते हैं। तो वो M3 के अंदर आती है।
लास्ट इज M4। M4 में M3 आता है। इट मीन्स इसमें M1, M3 में M1 आता है, तो मतलब इसमें M1 के भी सारे कंपोनेंट्स आते हैं, प्लस इसमें नेट टाइम डिपॉजिट्स भी आता है, और प्लस इसमें टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, और इसके बाद आपके जो पूरे टोटल डिपॉजिट्स हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के साथ वो भी आते हैं। और एक और चीज होती है इसमें NSC, जो मैंने लिखा नहीं है, वो एक्सक्लूड करते हैं। NSC का मतलब होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, तो वो हम M4 में नहीं काउंट करते हैं। बाकी सारी चीजें हम M4 में काउंट करते हैं। तो M1, M2, M3, M4 इन सबको ऐड करके हमारा बनता है मनी सप्लाई। तो स्टूडेंट्स, ये था मेरा आज का वीडियो और आज का टॉपिक मनी। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी, क्लियर हुई होंगी, और आप अपनी अपनी बुक से रीड करिए। जो भी बुक्स आपके स्कूल में यूज हो रही हैं उन्हें रीड करिए, देखिए, समझिए, और बहुत सारी मन लगाकर पढ़ाई करिए, क्योंकि आपके बोर्ड्स आ गए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।